Hello students, this is the part 2 of chapter 1st, class 10th, power sharing। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसका सेकंड पार्ट की वीडियो है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर की वीडियो पार्ट 1 भी ज़रूर देख लें। फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हम लोगों ने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया है, अच्छे से उसके बारे में जान लिया है। अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग श्रीलंका के मेजोरिटनिज्म के बारे में जानेंगे। तो मेजोरिटनिज्म का मतलब होता है बहुसंख्यवाद। ठीक है, एक कीवर्ड्स भी यहाँ दे रखा है। तो सबसे पहले हम मेजोरिटनिज्म का मतलब समझेंगे। इसका मतलब ये है, ऐसा माना जाता है कि किसी एक समुदाय के लोग जो ज़्यादा हों वह किसी एक देश के ऊपर शासन करने के योग्य हैं और वो जैसे भी चाहें उसके ऊपर शासन कर सकते हैं अपनी आवश्यकताओं, अपनी इच्छा के अनुसार। तो ये मतलब तो मेजोरिटनिज्म का होता है। अब यही मतलब हम श्रीलंका के बारे में स्टडी करेंगे। तो श्रीलंका 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ। ठीक है, श्रीलंका कब इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ? 1948 में। तो उसके बाद जो सिंहाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे वो खुद की सरकार वहाँ बनाना चाहते थे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में थे। तो जिसका परिणाम ये निकला कि जो वहाँ की जो पहले से ही जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसने इनकी जो मेजोरिटेरियन जो लोगों की जो सुपरमेसी थी उसे उन्होंने सिंहाला कम्युनिटी के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और इसे इस्टेब्लिश कर दिया। तो 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें सिंहाला को वहाँ की केवल ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। मतलब केवल ओनली सिंहाला ही ऐसी लैंग्वेज थी जिसे वहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। तो इससे क्या हुआ कि जो तमिल लोग थे वो बहुत ज़्यादा डिसरिगार्डिंग हुए। मतलब ठीक है, मतलब तमिल को लेने की बजाय सिंहाला को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, जबकि वहाँ रहते तो सिंहाला कम्युनिटी के लोग भी थे, तमिल कम्युनिटी के भी लोग रहते थे। और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट थी उसने ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जो सिंहाला एप्लीकेंट्स के फेवर में थी। जैसे कि यूनिवर्सिटी में अगर कोई पोजीशन लेनी हो या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में अगर कोई पोजीशन लेनी हो तो उसमें सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो सिंहाला कम्युनिटी के लोगों को दी जाएगी। और उसके बाद जो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना उसने सबसे पहले जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें भी जो बुद्धिज्म लोग थे उनको फेवर करने के लिए उसमें भी रूल्स बने और उन्हें बचाने के लिए रूल्स बनाए गए। और उसमें ये भी प्रावधान किया गया कि जो सरकार है वो बुद्धिस्ट लोगों को ज़्यादा बढ़ावा देगी। तो एक एक करके आए जो ये गवर्नमेंट पॉलिसी थी, जो एक करके जो ये गवर्नमेंट पॉलिसी आई हुई थी सिंहाला लोगों के लिए, इन्होंने क्या किया कि जो तमिल लोग थे उनके मन में एलिनेशन की फीलिंग डाल दी। मतलब उन्हें ये लगने लगा कि उनके साथ पार्शियलिटी की जाने लगी है। ठीक है, और इसके साथ ही वो ये भी महसूस करने लगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो केवल बुद्धिस्ट सिंहाला लीडर्स के द्वारा ही चलाई जा रही हैं और केवल उन्हीं की लैंग्वेज, उन्हीं का कल्चर, सब कुछ वही अपनाया जाएगा और जो वो खुद हैं तमिल लोग उनकी वहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है। ऐसा वो अपने मन में सोचने लगे। और इसी के साथ वो ये भी महसूस करने लगे कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उनका संविधान है और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो उन्हें वहाँ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स पाने के लिए वंचित कर रही हैं और जॉब्स पाने के लिए या फिर जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके प्रति भी उनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो जिसका परिणाम ये निकला कि जो उनके रिलेशंस थे
सिंहाला और तमिल लोगों समुदाय के लोगों के बीच में वो दिन ब दिन स्ट्रैंड मतलब खराब होते चले गए, बिगड़ते चले गए। श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी एक पार्टी लॉन्च की और तमिल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कराने के लिए स्ट्रगल किया। रीजनल ऑटोनॉमी या फिर जो इक्वल अपॉर्चुनिटी थी एजुकेशन और जॉब्स में पाने के लिए उन लोगों ने, श्रीलंकन तमिल्स ने स्ट्रगल किया। इसका मतलब ये है कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने एक पार्टीज बनाई अपनी खुद की, और तमिल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज रखने के लिए, रीजनल ऑटोनॉमी बनाने के लिए और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स को पाने के लिए उन लोगों ने स्ट्रगल किया। लेकिन जो उनकी डिमांड थी और ज़्यादा ऑटोनॉमी पाने के लिए वो तमिल्स के द्वारा जो की जा रही थी उसे बार बार डेनाइड मतलब उसे निगलेक्ट किया जा रहा था, उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि 1980 में ऐसे बहुत सारे सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गए जो केवल तमिल स्टेट की डिमांड करने लगे नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट में केवल अपना अलग तमिल स्टेट बनाने की वो अब डिमांड करने लगे। और दो कम्युनिटीज़ के बीच में ये जो डिस्ट्रैक्ट था, जो थोड़ी छोटी सी बात थी, वो अब एक बहुत बड़े कन्फ्लिक्ट में बदल गई। और इसी बात को लेकर वहाँ जल्दी ही सिविल वार भी हुआ, इसी बात को लेकर, जिसमें क्या हुआ कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों लोग, दोनों समुदाय के लोग मारे गए। बहुत सारी फैमिलीज के ऊपर दबाव डाला गया कि वो देश छोड़ के चले जाएं, ठीक है, या फिर जो उनका जो लिवलीहुड है उसे वो छोड़ दें। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास 10th की चैप्टर 1 में रीड करेंगे श्रीलंकन्स के बारे में, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे वहाँ सिविल वार क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ श्रीलंकन और तमिल सिंहाला लोग और तमिल लोगों की वजह से जो उनका जो छोटी सी बात थी वो इतनी बढ़ गई कि एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट का रूप ले लिया और उसके बाद सीधा एक सिविल वार में बदल गई। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है तो एकोमोडेशन इन बेल्जियम, मतलब हम बेल्जियम की समझदारी के बारे में जानेंगे। एकोमोडेशन होता है समझदारी। तो जो बेल्जियंस लीडर्स थे उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, ठीक है। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया रीजनल डिफरेंस और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को, ठीक है, कि 1970 से लेकर 1993 के बीच में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, 4 बार उसमें संशोधन किया, ठीक है, ताकि वो ऐसा काम कर सकें ताकि जो दूसरे लोग हैं वो ये मतलब जो दूसरे लोग हैं वो भी समान रहें और किसी भी व्यक्ति को ये ना लगे कि वह उस देश से अलग है, ठीक है, और किसी को ये ना लगे कि उसके साथ पक्षपात या भेदभाव हो रहा है। तो इसके लिए उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बेल्जियम ने 1970 से लेके 1993 के बीच में 4 बार संशोधन किया। तो बेल्जियन मॉडल के खुद जो इम्पोर्टेंट्स जो एलिमेंट्स जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो डच बोलने वाले और जो फ्रेंच बोलने वाले जो मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर रहेंगे, ठीक है। कुछ स्पेशल लॉज भी रिक्वायर करेंगे वहाँ के मेंबर्स का जो मेजॉरिटी सपोर्ट को बनाने के लिए, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो बहुत सारी जो मैनी पावर्स थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी गई, ठीक है। जो देश के जो दो अलग अलग जो क्षेत्र थे वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बहुत सी पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दे दी गई, और जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं थी, मतलब उसके पास भी अपनी खुद की पावर्स थी। जो उसका थर्ड पॉइंट है वो ये है कि ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रुसेल की एक खुद की अलग सरकार थी जिसमें दोनों कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेशन थे, मतलब दोनों कम्युनिटी के बराबर के लोग थे। फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने ये भी एक्सेप्ट किया कि जो उनका जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है ब्रुसेल में, उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो डच समुदाय की डच भाषा बोलने वाले जो लोग थे
उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर का रिप्रेजेंटेशन किया था। तो अब तो आप समझ गए होंगे ना कि ब्रुसेल में ऐसा क्यों कुछ नहीं हुआ, बेल्जियम में। और जो फोर्थ पॉइंट है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के भी अलावा वहाँ एक तीसरे टाइप की भी गवर्नमेंट थी, और ये थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसे वहाँ के जो लोग थे उसमें केवल एक ही भाषा के लोग थे, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। इसका कोई मैटर नहीं करता था कि वो कहाँ रहते हैं। दिस गवर्नमेंट के पास पावर्स थी कल्चरल, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड होने वाले इशू को लेकर। तो ये सारे उस मॉडल के कुछ बेसिक से पॉइंट हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टडी करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो जो फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग की वो ये दे रखी हैं, इनके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि पावर को शेयर किया जाता है गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है कि पावर को हम पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। पावर को हम गवर्नमेंट्स के बीच में भी शेयर करते हैं कुछ अलग लेवल पर। जैसे कि एक जनरल गवर्नमेंट होती है पूरे कंट्री के लिए, और कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं वहाँ की प्रोविंशियल और रीजनल लेवल के लिए, ठीक है। तो जो जनरल गवर्नमेंट होती है पूरी कंट्री के लिए उसे हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट हम किसे कहते हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो पूरी इंटायर कंट्री के लिए होती है, उसे क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। जैसे हम इंडिया में बात करें तो यहाँ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। जो इंडिया में जो फेडरल गवर्नमेंट उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट होती है प्रोविंशियल और रीजनल लेवल के लिए, उसे हम अलग अलग नाम से अलग अलग देशों में जानते हैं। जैसे कि इंडिया में बात करें, इंडिया में हम उसे बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। मतलब 2 टाइप की गवर्नमेंट होती हैं। एक तो होती है जो पूरे देश को देखे, उसे बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। जो रीजनल और प्रोविंशियल लेवल के लिए हो उसे बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट की बात करें कि पावर को हम कुछ सोशल ग्रुप्स के बीच में भी शेयर करते हैं, जैसे कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप के बीच में। जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट थी बेल्जियम में, इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। और इसका जो फोर्थ पॉइंट है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को हम अलग अलग तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी शेयर करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स कंट्रोल या फिर जो इन्फ्लुएंस है पावर में, उन सभी के बीच में हम पावर को शेयर करते हैं। और हम अगर डेमोक्रेसी में बात करें तो सिटीजन्स के पास पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपना एक ऐसा लीडर को चुन सके जो अपनी पावर्स का बेस्ट यूज कर सके, ठीक है। इस चैप्टर में से एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल इसलिए है क्योंकि सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये क्या करती है, कि ये 2 समुदाय के लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने की जो संभावना है उसे कम करने में सहायता करती है। मीन्स आप इंग्लिश में बोल सकते हो पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 सोशल ग्रुप्स, ठीक है। अगर कहीं मान लो अगर कहीं वाद विवाद होता भी है 2 समुदाय के लोगों में, तो वो पावर शेयरिंग की हेल्प से वो पहले तो वहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि अगर होगा तो इसकी तरफ से बहुत कम हो जाएगा। और अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की ही स्पिरिट है, मीन्स डेमोक्रेसी से ही जुड़ी हुई है। और हमारी डेमोक्रेसी क्या कहती है कि डेमोक्रेसी में जो सरकार होती है लोगों के द्वारा बनाई जाती है, मीन्स लोगों के लिए इक्वलिटी होती है और उनके लिए कोई भी आपस में कोई भी पक्षपात या कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जाती है, और लोगों के पास पूरी पावर होती है कि वो अपना लीडर खुद चुन सकें। तो ये तो था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने मेजोरिटरिज्म इन श्रीलंका, ठीक है, बेल्जियम मॉडल के बारे में जाना, और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में जाना, और पावर शेयरिंग गुड क्यों होती है। तो इस टॉपिक को भी हमने इस चैप्टर में
कवर किया है और उनकी सिचुएशंस को भी हमने अच्छे से इसमें जाना है। तो मुझे लगता है आपको ये सारी वीडियो, सारी जो वो एक्सप्लेनेशन था वो सारा आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो की नोटिफिकेशन डायरेक्ट अपने मोबाइल पर पा सकें सबसे पहले। थैंक्स।